फिर आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बेसिकली है क्या? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो हम कहेंगे, बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज द आइडिया। यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? एक आइडिया है, और ये आइडिया हमें क्या बता रहा है? डेट द जीन, आपको पता है जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी आर फाउंड इन क्रोमोसोम। या मतलब ये थ्योरी हमें बताती है कि जो जीन है, जिसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये जीन पाए जाते हैं किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर। क्योंकि इससे पहले काम किया था मेंडल ने, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं? मेंडल को। मेंडल ने बताया था कि कुछ हेरिडिटी फैक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उसको जीन का पता नहीं था, उसको क्रोमोसोम्स का पता नहीं था। ये बाद में जब उसके काम को रीडिस्कवर किया गया, तो उस वक्त पता लगा कि ये जो हेरिडिटी फैक्टर जिसको मेंडल कहता था, वो क्या थे? वो जीन थे। और ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? ये जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। और क्रोमोसोम एक्ट एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब हेरिडिटी को जो कैरी करते हैं वो कौन करते हैं? वो करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। यानी ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जो इनहेरिटेंस है, इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स हैं इसमें ना, ये दो आइडियाज हैं इसमें। एक तो कि जीन्स जो हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। और दूसरी बात ये है कि क्रोमोसोम एक्ट एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी को जो कैरी करते हैं, हेरिडिटी के यूनिट्स क्या हैं? जीन। और उनको जो कैरी करते हैं वो कौन करते हैं? क्रोमोसोम्स। अच्छा, अगर हम बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी की, तो ये एक दिन में या 2 दिन में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी नहीं बन गई है। इसमें डिफरेंट बायोलॉजिस्ट का क्या है? कंट्रीब्यूशन है। वैसे तो मेन जो कंट्रीब्यूशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी में, वो सटन और बोवरी जो दो साइंटिस्ट हैं इनका था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, जब जाकर क्या बनी है ये बनी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी में डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। कुछ साइंटिस्ट के मैंने यहाँ पर नाम जो है वो लिखे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कि इन साइंटिस्ट ने जो है वो क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले जो है वाल्टर फ्लेमिंग है। और वाल्टर फ्लेमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या था? ये एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। ये जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। और 1882 में इसने जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या किए? डिस्कवर किए क्रोमोसोम्स। इसने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को क्या किया? डिस्कवर किया। कहाँ से डिस्कवर किया था क्रोमोसोम? फ्रॉम रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सेलेमेंडर लार्वे। आपको पता है सिलेमेंडर जो है ये एक एम्फीबियंस है, फ्रॉग के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। वो उसका जो लार्वी था उसके जो है वो डिवाइडिंग सेल्स को स्टडी कर रहा था, ऐसे ये डिवाइडिंग सेल। तो उसके न्यूक्लियस में उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आई। तो उसने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया, सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया, वो किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। और कहाँ से किया था डिस्कवर इसने जो है वो? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ स्लेमेंडर लार्वा। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो साइंटिस्ट आता है ये है वेल्डेयर। वेल्डेयर जो है बेसिकली ये भी जो है वो जर्मन था, लेकिन ये जर्मन एनाटोमली एनाटोमिस्ट था, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करता था। और इसने जो है वो सबसे पहले क्या किया? जो क्रोमोसोम्स की जो टर्म इस्तेमाल की, क्रोमोसोम्स का जो सबसे पहले नाम दिया, इसने प्रपोज की थी टर्म क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम का नाम सबसे पहले जो दिया था ये वेल्डेयर ने दिया था। उसने बताया था कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको अगर हम डाई देते हैं, हम कलर करते हैं, तो सबसे ज्यादा कलरिंग बॉडी जो होती है, सबसे ज्यादा कलर को कौन एब्जॉर्व करते हैं? ये क्रोमोसोम्स उस कलर को क्या कर लेते हैं? ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं। तो क्रोमो का मतलब ही ये है कि क्रोमो का मतलब कलर, सोमास का मीन्स बॉडी। तो ये जो क्रोमोसोम्स का जो लफ्ज सबसे पहले दिया, क्रोमोसोम की जो टर्म दी थी, वो किसने दी थी? वो दी थी वेल्डेयर ने जो है वो दी थी, ये सबसे पहले टर्म क्रोमोसोम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी में, और वो है जो है वो कार्ल कॉरेंस। ये बेसिकली जर्मन
जेनेटिक्स था, जेनेटिसिस था, और ये उन तीन साइंटिस्ट में था जिन्होंने जो है वो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। और इसका जो काम था, इस ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया, इसने ये बताया था कि रिलेशनशिप बताया था, रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी यूनिट विथ क्रोमोसोम, यानी रिलेशन ऑफ, इसने बताया था रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी यूनिट विद क्रोमोसोम्स। यानी इसने बताया कि जो हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं, जिसको मेंडल ने कहा था हेरिडिटी यूनिट यानी जीन, ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। लेकिन इसके पास कोई जो है वो ठोस अपने इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कोई फिजिकल या कोई ऐसा सबूत नहीं था इसके पास ना, फिजिकल कोई एविडेंस नहीं था, सपोर्टिव एविडेंस इसके पास नहीं था इस बात का। इसने सिर्फ एक हाइपोथेसिस दिया था, लेकिन हैज नो सपोर्टिव एविडेंस, यानी ऐसी कोई इसके पास एविडेंस नहीं था, ऐसी कोई रिसर्च बेस्ड स्टडी नहीं थी जिसके बारे में ये कह सकता। लेकिन पहली दफा इसने ये आइडिया जरूर दिया था कि हेरिडिटी जो यूनिट्स हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन है किसके साथ, क्रोमोसोम्स के साथ। अब जो सबसे मेन जो काम किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्चुअल जो क्रेडिट है, एक्चुअल क्रेडिट जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी का, वो किसको जाता है, इन दो साइंटिस्ट को जाता है। एक वाल्टर सुटन है, और दूसरा जो है वो थ्यूडर क्या है, बोवेरी है। वाल्टर सुटन जो था ये एक अमेरिकन था, अमेरिकन था, और बेसिकली ये क्या था, एक अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट था, यानी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन जो है बेसिकली एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था। और जबकि ट्यूटर जो है वो बॉवरी जो है ये बाकायदा क्या था, एक जो है वो जर्मन बायोलॉजिस्ट था। इन दोनों ने जो है वो एक्चुअल जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी को अगर हम देखें, और कब 1902 में जो है वो these scientists recognize independently that behavior of Mendelian factor is parallel to the behavior of chromosome in meiosis। मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखूं, इनका जो मेन काम था, दोनों ने इंडिपेंडेंटली, यानी अले एक साथ काम नहीं किया, इन्होंने अलग अलग काम किया, लेकिन एक बात पर ये मुत्तफिक थे, डेट मेंडेलियन फैक्टर, यानी जो बिहेवियर है किसका, मेंडेलियन फैक्टर, यानी मेंडेलियन जिसको क्या, मेंडल जिसको क्या कह रहा था, फैक्टर कह रहा था, मेंडल जिसको क्या कह रहा था, फैक्टर। और हमें पता लग गया है कि मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा था वो क्या थे, वो जीन्स थे। इस पैरेलल, यानी जीन्स का जो बिहेवियर है वो पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। और किस वक्त, एट मियोसिस, किस वक्त होता है ये, मियोसिस में। अब आपको पता है, सबसे पहले तो चलें मियोसिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मियोसिस जो है वो क्या है, एक रिडक्शन डिवीजन है, यानी हमें पता है कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, सही है ना। प्लांट्स के, एनिमल्स के अंदर गैमेट्स बनने के दौरान क्या होती है, मियोसिस होती है। और प्लांट्स के अंदर जब स्पोर्स बनते हैं तो वो बनने के दौरान क्या होती है, मियोसिस होती है। अब जो मियोसिस होती है बेसिकली है क्या, अब से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेल बना देता हूँ। अब इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम का एक पेयर है। अब क्या होगा, जब मियोसिस होगी तो ये क्रोमोसोम का जो एक पेयर है इस वक्त, और इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, इसमें इस वक्त इसके अंदर क्रोमोसोम दो हैं। जब मियोसिस होगी तो सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम जाएंगे वो पूरे दो नहीं जाएंगे, तो क्रोमोसोम्स की नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी वन वन क्रोमोसोम चला जाएगा। न्यू जो सेल्स बनेंगे, मियोसिस कितने में डिटेल में तो नहीं जा रहा, मियोसिस वन भी होती है, मियोसिस टू भी होती है। लेकिन ये जो है, चले मियोसिस वन और मियोसिस टू का भी मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ दे देता हूँ ताकि आप यहाँ पर समझ जाएं इस बात को, मियोसिस वन और मियोसिस टू क्या है। अब मिसाल के तौर पर इधर देखो, ये एक सेल, और इस सेल के अंदर क्रोमोसोम का एक पेयर है। अब आपको पता है जो क्रोमोसोम का इस तरह से डबल स्टैंडर्ड जो ये पेयर है,
अब ये पेयर जो होता है हमारे पास क्रोमोसोम का, ये मैंने एक बनाया है ये पेयर। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास ये ऐसे क्रोमोसोम के कितने पेयर हैं, 23। हमारे जो डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड सेल का मतलब ही ये होता है कि क्रोमोसोम उसमें किस फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। देखो यहाँ पर क्रोमोसोम किस फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है। तो हमारे पास जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उसमें ऐसे क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होते हैं, 23। 23 क्या होते हैं, पेयर होते हैं। तो 23 अगर पेयर्स होते हैं तो टोटल क्रोमोसोम हमारे पास कितने हैं, 46। अब इन 23 पेयर में से ही मैंने जो एक पेयर बनाया है, इनमें से एक पेयर हमें अपने एक क्रोमोसोम अपनी मदर से मिला है, और एक क्रोमोसोम किससे मिला है, अपने फादर से। अब जितने भी 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, हर पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक क्रोमोसोम मदर से आएगा। अब मैं पूरे 23 पेयर तो यहाँ नहीं बना सकता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ये एक पेयर से ही आपको ये बात समझा रहा हूँ। जब मियोसिस होती है तो ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, मियोसिस वन में, मियोसिस टू टाइम होती है, एक होती है मियोसिस वन। मियोसिस वन में क्या होता है, ये दो क्रोमोसोम के पेयर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स का ये जो एक पेयर है इसमें दो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। एक क्रोमोसोम इस वाले सेल में आ गया, और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो किस में आ गया, इस सेल में। ये हो गई मियोसिस वन। फिर एक बार फिर इसमें मियोसिस होगी, क्योंकि अभी भी ये क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड है। जब तक इस क्रोमोसोम में ये जो दो क्रोमेटिड हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो हम इनको एक क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे। अभी भी ये एक क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम, लेकिन इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, दो हैं। अब क्या होगा, इन दोनों क्रोमेटिड को अलग करने के लिए मियोसिस टू होगी। और जब मियोसिस टू होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें ये मजीद अभी ये सेल डिवाइड होगा, फिर ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसे मिसाल के तौर पे अब ये दो क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं ना, अब ये क्रोमेटिड भी एक दूसरे से क्या होंगे, ऐसे अलग हो जाएंगे। वहां पर भी ये क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे ऐसे। अब इसमें से एक क्रोमेटिड या एक क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा। अब इसको एक क्रोमेटिड कह लो या भी अलग हो गया है तो इसको हम क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे, इसमें चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम इसमें चला गया, ये वाला, और दूसरा क्या है, इसमें चला गया। अब ये क्या हो गई, ये हो गई मियोसिस टू। ये हो गई मियोसिस टू। तो मतलब ये कहने का था कि जो मियोसिस होती है उसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। और हर सेल को जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम जो है वो मिलते हैं। और मियोसिस के रिजल्ट में कितने सेल्स बनते हैं, टोटल 4 बनते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। ये बात मियोसिस वाली क्लियर हुई। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है, चलो हो गई तो ये बात की। अब मैंने आपको बताया है कि सुटन जो था और ये जो थ्योडर था, इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स और जीन के बिहेवियर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अच्छा, अब एक बात इन्होंने और कही कि मेंडल ने कहा था, मेंडल ने कहा था कि द एविडेंस गिवन बेस्ड ऑन पैरेलल बिहेवियर ऑफ gene and chromosome during meiosis, we can also analyze the mechanism of sexual reproduction which involve the initial union of two cell, egg and sperm। अगर हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जीन और जो क्या कहना चाहिए, क्रोमोसोम के पैरेलल बिहेवियर में अगर हम बात कर लें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें एक फीमेल गैमेट होता है जिसको हम एग कहते हैं, और मेल गैमेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो मेंडल ने कहा था कि इफ मेंडल मॉडल इज करेक्ट देन दीज टू गैमेट मस्ट मेक इक्वल हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन। यानी मेंडल ने कहा कि वो दोनों जो हैं वो उनका हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन एग और स्पर्म का क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम देखें कि इक्वल कंट्रीब्यूशन अगर एग और स्पर्म का है, तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि एग के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म ज्यादा है, और स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म क्या है, कम है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ये एक जो है वो स्पर्म के साथ मिलेगा। लेकिन अगर हम इस एक और स्पर्म की बात कर लें कि इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
तो ये इक्वल कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे, तो साइटोप्लाज्म एग में ज़्यादा है और स्पर्म में साइटोप्लाज्म क्या है, कम है। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन कौन सी चीज़ कर रही है? जो चीज़ इक्वल कंट्रीब्यूट कर रही है वो कहाँ मौजूद है? वो मौजूद है इसके न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर मौजूद है? इसके न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि यहाँ पर भी 23 क्रोमोजोम है और यहाँ पर भी अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इसमें भी 23 क्रोमोजोम है, इसके न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोजोम है। जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तो कितने क्रोमोजोम वाला जाइगोट बन जाएगा? 46 वाला जाइगोट बन जाएगा। यानी क्रोमोजोम्स और जीन के हमने पैरेलल बिहेवियर देखे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जो है ये बात मैंने यहाँ पर जो है वो की है कि कुछ ये पॉइंट आपकी बुक में बताया हुआ था तो मैंने उसको बता दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, यानी वो मियोसिस के दौरान वो कौन से बिहेवियर्स हैं जो जीन्स के अंदर और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो पहला देखेंगे, पहले बिहेवियर के बारे में हम बात करते हैं। डिप्लॉइड सेल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी डिप्लॉइड सेल जो है, मिसाल के तौर पे ये डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल के अंदर एक क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपी होती हैं? 2 कॉपीज होती हैं। मैं क्रोमोसोम को डबल स्ट्रैंडेड नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम बना रहा हूँ। ये क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपी हैं? 2 कॉपीज हैं। और ये जो एक जैसे क्रोमोसोम्स की जो ये पेयर होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। वाइल गैमेट्स हैव ओनली वन, अगर इसके जब गैमेट्स बन जाएंगे, अब मैं 4 बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सिंगल ही बना रहा हूँ। अब गैमेट्स के अंदर जो है ये क्रोमोसोम्स के कितनी होते हैं? सिंगल होता है इसके अंदर जो है वो। अगर ये मेरे अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम किस शक्ल में है? पेयर की शक्ल में है। लेकिन जब ये गैमेट्स बनेंगे, आप देखो यहाँ पर ये नीचे मैंने क्या बना दिए? गैमेट्स। तो यहाँ पर क्रोमोसोम क्या है? सिंगल है। अगर हम बात करें पी प्लांट की, तो पी प्लांट के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने होते हैं? जो उसके डिप्लॉइड सेल होता है उसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब उसके गैमेट्स बन जाते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, 7 और 7। अब अगर हम बात करें बिहेवियर ऑफ जीन्स की, तो मेंडल ने जिस तरह बताया था कि ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स भी जो है वो किसकी शक्ल, जब डिप्लॉइड सेल होता है, मिसाल के तौर पे ये कौन सा सेल है? ये डिप्लॉइड सेल है। अब इस डिप्लॉइड सेल के अंदर जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी पेयर में होते हैं। देखें ये मिसाल के तौर पे एक जीन का, हाइट की जीन का मैंने एक पेयर बना दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन जब गैमेट्स बनेंगे तो ये जीन दोनों एक साथ नहीं जाएंगे गैमेट्स में, ये क्या हो जाएंगे? सिंगल सिंगल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, डिप्लॉइड सेल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन पेयर, यानी एक जीन पेयर की 2 कॉपीज होती हैं। मिसाल के तौर पे ये कौन किसका जीन है? ये हाइट का जीन है, तो इसके जो है वो 2 इसकी हो गई कॉपीज, एक टॉल और एक शॉर्ट, डॉर्फ। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अलील हैं। यानी हाइट की अगर आप बात करें, हाइट के जीन की बात करें पी प्लांट में, तो इसके 2 अलील हैं, इसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक टॉल और एक क्या? ड्रॉप। अब ये दोनों जो हैं वो जीन एक साथ किसी गैमेट्स के अंदर नहीं जाएंगे, दोनों में से एक अलील जाएगा। मिसाल के तौर पर कैपिटल टी इस गैमेट में चला गया तो स्मॉल टी इस गैमेट के अंदर चला गया। जिस तरह यहाँ पर दिए हुए एग्जांपल्स जो दी हुई हैं, कैपिटल टी अगर होगा तो इस तरह से आ जाएगा। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो दो, एक में कैपिटल आर जाएगा, दूसरे में स्मॉल आर जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी जीन का जो है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो एक में कैपिटल वाई जाएगा, दूसरे में स्मॉल वाई। तो मतलब ये बिहेवियर जो है वो क्या है? पैरेलल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जीन्स के मतलब ये कहने का है कि डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर जीन भी डबल होते हैं। डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो जाते हैं, गैमेट्स के अंदर डिप्लॉइड सेल से जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। इसी तरीके से जीन भी क्या हो जाते हैं? सिंगली जो है उसमें ट्रांसफर होते हैं। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये क्रोमोसोम जो है वो क्या है? ये होमोलोगस है। सिंगल बना रहा हूँ, डबल नहीं बना रहा हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है और इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक मदर की तरफ से आता है और एक फादर की तरफ से आता है। जब मियोसिस का टाइम आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट का मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के, ये इस गैमेट में चला गया और ये इस गैमेट में चला गया, यानी क्रोमोसोम गैमेट्स बनने के दौरान ये सेपरेट हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो मेंडल ने जीन्स की बात की थी, तो ये जीन्स का भी जो है वो पेयर होता है। और जब गैमेट्स बनने का टाइम आता है
तो ये जीन का पेयर जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जीन का एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, किस दौरान, गैमेट्स बनने के दौरान। तो सेम यही बिहेवियर किसका है, यही बिहेवियर जो है वो क्रोमोसोम्स का भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाएं, जिसको थोड़ा सा आपने समझना होगा। ड्यूरिंग मियोसिस, इस पॉइंट्स को समझाने से पहले चले मैं एक आपको बात समझाता हूँ इस तरह से। अब मैं क्रोमोसोम का एक पेयर नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ क्रोमोसोम के दो पेयर लेता हूँ इस पॉइंट्स को आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं ये क्रोमोसोम्स के पेयर लेता हूँ, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, सही। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बी। ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम को मैं ए कह रहा हूँ, एक को बी कह रहा हूँ। ये क्रोमोसोम का एक पेयर है। और ये दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का, और इसमें से मैं इसको सी कह देता हूँ, इसको मैं डी कह देता हूँ। मतलब ये क्रोमोसोम्स के मैंने नाम रख दिए, ए बी सी डी। और कितने पेयर हैं ये हो गए दो पेयर। अब जब गैमेट्स बनेंगे, अब जब क्या बनेंगे इसके अंदर, मियोसिस के दौरान गैमेट्स बनेंगे। अब मैं वो चार गैमेट्स नहीं बना रहा हूँ, फिलहाल दो ही गैमेट बनाकर आपको इसको समझाऊंगा। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा कि गैमेट्स के अंदर अब चार के चार क्रोमोसोम नहीं जाएंगे। अब गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम जाएंगे, दो। मतलब कहने का ये कि अब इससे अगर मिसाल के तौर पे ऐसे गैमेट बनेंगे, तो ये वाला ए जो है वो इसमें आएगा। अब इसके साथ वाला बी इसमें नहीं आ सकता, बी कहाँ पे चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। क्योंकि एक गैमेट्स में एक क्रोमोसोम का जो पेयर है, एक क्रोमोसोम का पेयर पूरा का पूरा एक गैमेट में नहीं जाता, एक गैमेट में जाता है, दूसरा जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाएगा। फिर दूसरे वाले पेयर की बात करो तो मिसाल के तौर पे सी इस गैमेट में चला गया, तो डी इस गैमेट में नहीं जाएगा, डी किस में चला जाएगा, दूसरे गैमेट में चला जाएगा। यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से भी जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ए सी के साथ जाए। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो ए है, ए वाला क्रोमोसोम जो है वो किसके साथ चला जाता, डी के साथ। ए के साथ क्या आ जाता, डी आ जाता। और ये भी हो सकता था कि बी के साथ क्या आ जाता, सी आ जाता। तो मतलब इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्रोमोसोम जब गैमेट्स के अंदर जाते हैं तो उनकी जो असॉर्टमेंट होती है, असॉर्टमेंट मतलब उनकी जो तरतीब होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। जरूरी नहीं है कि ए क्रोमोसोम जो है वो इस वक्त जो मैंने जो बनाया हुआ है वो सी के साथ जाए, जरूरी वो डी के साथ भी जा सकता है। और बी जरूरी नहीं है वो डी के साथ जाए, बी किसके साथ जा सकता है, सी के साथ भी जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कहता है ड्यूरिंग मियोसिस ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ओरिएंट ऑन द मेटाफेस प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ, so that in anaphase each assort independently to of the other। अब देखो यहाँ पर मियोसिस की दो बातें बता दी, एक इन्होंने मेटाफेज भी यहाँ पर आ गया टर्म, और यहाँ पर आ गया एनाफेज भी। अब आपने मियोसिस तो कंप्लीट पढ़ी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये मेटाफेज और एनाफेज का मतलब क्या है। अब इधर देखो, जब मियोसिस होती है, जब माइटोसिस हो रही है, तो क्रोमोसोम जो है वो एक स्पिंडल बन जाता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है और क्या बन जाता है, ऐसे स्पिंडल बन जाता है। फिर क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर में अरेंज करते हैं। सेंटर में कैसे अरेंज, होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को, सेंटर के अंदर ऐसे अरेंज किया। जब इसने सेंटर में अरेंज किया तो इधर ए आ गया, और इधर कौन सा वाला क्रोमोसोम आया, बी आया। अब यहाँ पर आ गया सी, और यहाँ पर आ गया कौन सा वाला क्रोमोसोम, डी। यानी ये क्रोमोसोम इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं मेटाफेस प्लेट में। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेटाफेस प्लेट में इसी तरीके से अरेंज हो। ये मेटाफेस प्लेट पे इस तरह से भी अरेंज हो सकते थे कि ये ए आया तो ए के साथ इधर क्या आ जाए, डी आ जाए। ये बी आया तो बी के साथ यहाँ पर क्या आ जाए, सी आ जाए। ये इस तरह से भी अरेंज हो जाएंगे। अगर ये इस तरह से अरेंज होते हैं, पहले वाली कंडीशन में अगर अरेंज होते, जब एनाफेस होती है, तो एनाफेस का मतलब क्या होता है, ये क्रोमोसोम अपोजिट साइड पर मूव करते हैं। यानी ए और सी ऊपर चले जाएंगे, यहाँ ए और सी ऊपर चले जाएंगे, और बी और डी कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब ये बाद में डिवाइड होके दो गैमेट्स बन जाएंगे।
एक गैमेट में ए और सी क्रोमोसोम जाएंगे, दूसरे में बी और डी जाएंगे। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन होती तो जो दो गैमेट बनते एनाफेस में ए और डी ऊपर जाते, बी और सी कहाँ आ जाते, नीचे आ जाते। मतलब इनकी जो अरेंजमेंट है मेटाफेस प्लेट में, जो इसकी अरेंजमेंट है, ये मतलब इनका ओरिएंटेशन जो है, इनकी अरेंजमेंट जो है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ताकि जब एनाफेस होता है तो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के पेयर बनाकर क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। मतलब कहने का सिंपल ये है कि एक क्रोमोसोम जरूरी नहीं है कि वो सी के साथ जाए, बी जरूरी नहीं है वो डी के साथ जाए, वो किसी के साथ भी अपना पेयर बनाकर जा सकते हैं। और यही बात मेंडल ने किसकी बताई थी, मेंडल ने यही बिहेवियर बताया था किसका, जीन का। कैसे उसने ये बिहेवियर जीन का बताया था, मिसाल के तौर पे ये दो जीन के पेयर ले लेते हैं, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर, और दूसरी तरफ ले लेते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब कहता है जब गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल आर अपना पेयर बना सकता है किसके साथ, कैपिटल वाई के साथ भी, और कैपिटल आर अपना पेयर बना सकता है स्मॉल वाई के साथ भी। इसी तरीके से स्मॉल आर अपना पेयर बना सकता है किसके साथ, कैपिटल वाई के साथ भी। स्मॉल आर अपना पेयर बना सकता है स्मॉल वाई के साथ भी। तो मतलब इनकी भी यहाँ अरेंजमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर अपना पेयर बनाए कैपिटल वाई के साथ, जरूरी नहीं है स्मॉल आर अपना कैपिटल पेयर बनाए स्मॉल वाई के साथ। यानी इनकी जो ओरिएंटेशन, इनकी अरेंजमेंट भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि मौजूद कहाँ पर होते हैं, ये क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। अब अगर मैं इन्हीं इन्हीं को मैं क्रोमोसोम्स के ऊपर लगा दूं, यही आपके पास जो जीन है, अगर मैं इनको क्रोमोसोम पे लगा दूं, मतलब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर इस क्रोमोसोम के पेयर पर मौजूद हैं, और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, ये इस पेयर पे मौजूद हैं और ये इस पेयर पे मौजूद हैं। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो चार किस्म के गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी है। ये कैपिटल आर जो है ना, आर वाला इसमें भी जा सकता है, ये कैपिटल आर जो है वो इस कैपिटल वाई के साथ भी अपना अरेंजमेंट बना सकता है। ये वाला कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम जो है वो स्मॉल वाई वाले क्रोमोसोम के साथ भी आ सकता है इस गैमेट में। यही क्या, इसी तरीके से ये जो स्मॉल आर वाला क्रोमोसोम है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल आर वाला क्रोमोसोम जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। यानी ये चार किस्म के गैमेट्स बनने की प्रोबेबिलिटी है। इसी को हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब अब आप समझ चुके होंगे क्यों ये जीन और क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आइडिया हो गया होगा। इससे रिलेटेड अभी कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अभी कर लो जल्दी से, अभी कर लें आप ये क्वेश्चन जो है वो, अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है। बाग आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर लो, बाग अली। इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी आपने मियोसिस माइटोसिस उस तरह से नहीं पढ़ा हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी मैंने आपको समझाया नहीं है। जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, जब डिप्लॉयड गैमेट्स में डिवाइड होते हैं तो क्रोमोसोम अनपेयर्ड हो जाते हैं। जी जी, क्रोमोसोम अनपेयर्ड हो जाते हैं, ये सिंपल सी बात है। पेयर उनका खत्म होगा, क्रोमोसोम अनपेयर हो जाएंगे। अनपेयर किस तरह से होंगे कि अपना पेयर जो है वो क्या करेंगे, अपना खत्म करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये जो है वो, एक मैं आपको बताता हूँ मिसाल। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम किस शक्ल में है, पेयर की शक्ल में। दो क्रोमोसोम्स के क्या हैं, ये पेयर हैं। लेकिन अगर मैं अब इस सेल को कहूँ, इस सेल में दो क्रोमोसोम है लेकिन वो पेयर की शक्ल में नहीं है, वो क्या है, वो है सिंगल। जब सर अनपेयर्ड हो जाते हैं तो ये एक गैमेट में दो क्रोमोसोम क्यों जाते हैं, अभी मैंने आपको एक बात बता दी ना। दो क्रोमोसोम क्यों जाएंगे, इस मिसाल के तौर पे ये वाला गैमेट है, एक क्रोमोसोम इसका गया, इस पेयर का गया, और एक क्रोमोसोम किसका गया है, इस पेयर का गया। फिर दूसरा गैमेट बना तो एक क्रोमोसोम इस पेयर का गया और दूसरा क्रोमोसोम इस पेयर का चला गया। दो हैं लेकिन ये पेयर में नहीं है, यहाँ पर ये पेयर में थे और इधर ये पेयर में नहीं है।
ये मैं मियोसिस टू शो कर रहा हूँ, मियोसिस वन को भी नहीं कर रहा हूँ। ये गैमेट्स बने, अभी चार बनते हैं, लेकिन मैं अभी उसको उस तरह शो नहीं कर रहा हूँ, अलहदा है। कभी आपको मैं मियोसिस समझा दूंगा, या मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ जो मैंने मियोसिस की एक वीडियो बनाई हुई है। एक दफ़ा आप मियोसिस देख लेना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये मियोसिस वन और मियोसिस टू क्या है। हाँ, मैंने आपको क्लियर हुई है बात, ये पॉइंट क्लियर हुआ। बस अब मुझे एक यहाँ पर जो है वो जब एक पेयर क्रोमो एक मिनट एक मिनट, फिर क्वेश्चन क्या है, जब एक पेयर एक क्रोमोसोम का जाता है तो दूसरा क्रोमोसोम से दूसरा पेयर आता है, तो यो गैमेट्स में पेयर्ड होते हैं या अनपेयर्ड होते हैं? ये इस वक्त अनपेयर्ड होते हैं, वो एक साथ नहीं मिलेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। अब देखो ना, मैंने यहाँ पर बनाया, इनको मैंने दूर दूर बनाया, इनको मैंने करीब नहीं बनाया। ये एक अलहदा है, ये 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 अलहदा है। मैं इनको पेयर बना ही नहीं रहा हूँ। इनको पेयर तो नहीं बना, यहाँ पर मैंने तो देखो पेयर बना के दे, यहाँ मैं पेयर नहीं बना रहा हूँ। ये पेयर अब कब बनेंगे, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। यानी अब मिसाल के तौर पे ये स्पर्म है, अब ये किसी एग से मिलेगा, ये स्पर्म है, और मैं कहता हूँ कि ये स्पर्म था और ये एग, अब ये दोनों मिले, अब दोबारा पेयर बन जाएंगे। ये क्रोमोसोम नंबर वन है, ये क्रोमोसोम नंबर वन, ये टू है, ये टू है, ये भी अनपेयर है। लेकिन जब इसमें आएंगे, जब गैमेट्स बनेंगे, तो वन वाला वन के साथ पेयर बना लेगा, और टू वाला किसके साथ पेयर बना लेगा, टू के साथ। अब ये जाइगोट बन गया, फिर डिप्लॉयड हो गया। मतलब पहले एक एक दो दो थे, अब दोबारा किस में आ गए, चार हो गए। सही ना, हमारे पास 23 पेयर होते हैं, तो उसमें 20 क्रोमोसोम आ जाएंगे मेल के गैमेट्स में, और 23 किस में आ जाएंगे, फीमेल के गैमेट में। फिर वन वाला वन के साथ पेयर बनाएगा, टू वाला टू के साथ, थ्री वाला जब फर्टिलाइजेशन होगी थ्री के साथ, और कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम। अब मुझे आपको एक बात बतानी थी कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में तमाम पॉइंट्स तो सही थे, लेकिन एक जगह पर ऑब्जेक्शन, एक पॉइंट पर ऑब्जेक्शन आया था, और वो आखिर वाला पॉइंट था जिसपे ऑब्जेक्शन आया था। देखो, ये ऑब्जेक्शन क्यों आया था, क्योंकि ये सुटन जो था और ये जो बॉवरी था, ये क्या कर रहे थे, ये मेंडल ने जो गैमेट्स के बारे में बात, मेंडल ने जो जीन्स के बारे में बात की थी, तो उसको मिला रहे थे क्रोमोसोम्स के साथ। असल में क्या था कि मेंडल ने काम किया था किसके ऊपर, मेंडल ने काम किया था पी प्लांट पे। किस पे काम किया था, पी प्लांट में। पी प्लांट में 7 पेयर्स होते हैं किसके, क्रोमोसोम्स के। और उसने कितने पेयर, और उसने कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे, उसने उसने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे वो भी कितने, 7 कैरेक्टर ही स्टडी किए थे। और इत्तेफाक से क्या था कि मिसाल के तौर पे ये 7 कैरेक्टर जो स्टडी किए थे, ये पहला क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा पेयर है, ये सिक्स है, और ये 7 पेयर, ये 7 पेयर मिसाल के तौर पे हैं। और इसने जितने कैरेक्टर स्टडी किए थे, तमाम के जीन जो होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद थे। मिसाल के तौर पे हाइट का जीन इस क्रोमोसोम पे मौजूद था, सीट के कलर का जीन इस क्रोमोसोम पे मौजूद था, सीट की शेप का जीन यहाँ मौजूद था, ऐसे हर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद थे। तो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा था कि जीन जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, असॉर्ट करते हैं, और उसने कहा कि क्रोमोसोम भी असॉर्ट करते हैं। फिर एक जो सीरियस ऑब्जेक्शन ये आया था कि अगर जीन क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं और क्रोमोसोम असॉर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर जो होते हैं, बेसिकली जीन तो कैरेक्टर को, क्रोमोसोम्स तो कैरेक्टर हमारे कंट्रोल नहीं कर रहे, कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसने ऑब्जेक्शन ये आया कि अगर जीन की जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं जो असॉर्ट होते हैं, यानी हमारे पास जो कैरेक्टर असॉर्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं किसके मुकाबले में, हमारे क्रोमोसोम्स के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे इंसान के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं, 23 क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम अपने बॉडी के कैरेक्टर्स देखें जो असॉर्ट होते हैं, वो तो बहुत सारे हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 23 कैरेक्टर असॉर्ट होते तो हमें दुनिया के अंदर सिर्फ 23 टाइप के इंसान मिलते। लेकिन इंसान तो 23 टाइप के नहीं है, उनमें तो कैरेक्टर बहुत सारे हैं। तो ये एक सीरियस ऑब्जेक्शन था कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जो है वो। तो बाद में पता लगा इस बात का कि मेंडल ने जो काम किया था, वो जिन क्रोमोसोम्स की बात कर रहा था, वो 7 पेयर सिर्फ उसने स्टडी किए थे, और उसमें 7 ही जो है वो जीन अलग अलग पेयर पे मौजूद थे। बाद में पता लगा कि एक क्रोमोसोम पर कोई एक जीन का पेयर नहीं होता, एक क्रोमोसोम पर जीन के बहुत सारे पेयर होते हैं।
या आपको आगे जब मैं मेंडल का काम पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे कि बाद में पता लगा कि एक जीन के ऊपर क्रोमोसोम्स के बहुत सारे क्या होते हैं, पेयर होते हैं। अभी सिर्फ इतना सा याद रख लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑब्जेक्शन क्या था सुटन की थ्योरी पे, तो वो इज रिफ्लेक्ट बाय द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस, यानी is independent assortment of gene is reflected by the independent assortment of chromosome in meiosis। अगर हम कहते हैं कि independent assortment of gene जो है वो independent assortment chromosomes की है meiosis में, तो ऐसा क्यों होता है? why is that the number of gene that assort independently in one another in a given kind of organism is often much greater than that the number of pair of chromosomic organism possess। अभी मैंने आपको इंसानों की बात बताई कि क्रोमोसोम्स के हमारे पास जो पेयर हैं 23 हैं, अगर नंबर देखें तो 46 हैं, लेकिन जीन तो इतने नहीं हैं। जीन तो हमारे पास थाउजेंड्स की तादाद में हमारे पास क्या है, मौजूद हैं, हमारे पास जीन जो हैं वो मौजूद हैं। तो उसका इसका आंसर यही था कि एक क्रोमोसोम्स पर एक जीन नहीं होता, एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बस मुझे एक साइंटिस्ट का और आपको काम बताना है, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके काम को थोड़ा सा बता दूंगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ टी एच मॉर्गन। बस टी एच मॉर्गन का भी सिर्फ इतना काम याद रख लो कि टी एच मॉर्गन ने इस पर काम किया था, फ्रूट फ्लाई पर काम किया था। इस पर काम किया था, फ्रूट फ्लाई पर काम किया था। और इसने जो है वो कौन से वाले क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था? सेक्स क्रोमोसोम्स। इससे पहले सेक्स क्रोमोसोम का आइडिया नहीं था। इसने सबसे पहले कौन से क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था? सेक्स क्रोमोसोम्स को, जिसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। और इसने ये भी बताया था कि ड्रोसोफिला में जो आई कलर होता है, जो आई का कलर होता है, इसके जीन मौजूद होते हैं किस पर? सेक्स क्रोमोसोम पर। और कौन से सेक्स क्रोमोसोम पर? एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। जब आगे मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल से इस बारे में डिस्कस कर लूंगा। अभी तो हमने सिर्फ ये बात मैंने आपको बताना था कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें हमने देख लिया कि वाल्टर फ्लेमिंग का क्या कैरेक्टर है, वेल्डेयर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, कार्ल कॉरेंस ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, और मेन कंट्रीब्यूशन तो इनका था। अगर आपसे पूछा जाए ना कि मेन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी है वो इन्होंने प्रपोज की थी। इन्होंने बताया था कि पैरेलल रिलेशन बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। और वो पैरेलल रिलेशन जो एक ये वाला है जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ये दूसरा पैरेलल रिलेशन है जिस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ये तीसरा पैरेलल ऑब्जेक्शन है जिस पर जो है वो ऑब्जेक्शन आया। लेकिन उस ऑब्जेक्शन का मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि बाद में पता लगा कि एक जीन, एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन मौजूद होते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो करें अब।